हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है शिखर सिविल सर्विसेज हब में। आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। 15 अगस्त का सेलिब्रेशन आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा, तो अब पढ़ाई की तरफ वापस आ जाते हैं। तो हमें पढ़ना है आज राष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति के पास पहुंचने से पहले हम पहुंचते हैं कार्यपालिका। यहां समझ लेते हैं कि कार्यपालिका में शामिल कौन कौन है। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, देखिए इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। तो पहले तो आते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद कौन आते हैं इसमें, प्रधानमंत्री, उसके बाद सब आते हैं सभी मंत्री यानी कि केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री। और उसके बाद इसमें पढ़ेंगे हम लोग महान्यायवादी। तो हम कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव के पढ़ने का क्रम हम लोग का क्या होगा। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रपति, फिर पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर केंद्रीय मंत्री, फिर महान्यायवादी। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्रम से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज हमें पढ़ना है राष्ट्रपति के बारे में। तो देखिए राष्ट्रपति को हम लोग पहले तो एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या कौन कौन से आर्टिकल हैं जिसमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। और 2-3 क्लास लगेगी क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी नहीं चला किया जाएगा, आधे आधे घंटे की रखा जाएगा, इसलिए 2-3 क्लास तो लग ही जाएगी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पहले डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगी कि आप लोग को आर्टिकल कैसे याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में आर्टिकल भी दे देता है कि किस आर्टिकल में कौन सी बात कही गई है। तो ठीक है, तो सबसे पहले लेकिन डीप जानकारी चाहिए, उसके लिए हम पहले डिटेल में जाएंगे पढ़ने के लिए। तो हम लेते हैं विषय हटा। अब हम आते हैं राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट, हमें पढ़ना है किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। तो देखिए आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक जो होगा राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 52 इसमें क्या कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। और ये राष्ट्रपति देखिए क्या क्या होंगे। राष्ट्रपति को क्या क्या बोला जाता है, 1 मिनट बस। देखिए राष्ट्रपति क्या क्या होंगे, ये राष्ट्रपति क्या होंगे, संवैधानिक प्रमुख माने जाएंगे। संवैधानिक प्रमुख और क्या होंगे, यानी संवैधानिक प्रमुख मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे। दूसरा राष्ट्राध्यक्ष होंगे। और तीसरा भारत के क्या होंगे, भारत के प्रथम नागरिक माने जाएंगे। प्रथम नागरिक कौन होगा। और राष्ट्रपति को क्या बोला जाता है, नाम मात्र का प्रमुख भी बोला जाता है। नाम मात्र का प्रमुख। देखिए राष्ट्रपति को आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति को क्या 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 कहा गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे,
भारत के प्रथम नागरिक माने जाएंगे, और क्या है, इनको नाम मात्र का प्रमुख माना जाता है। अगर ये नाम मात्र के प्रमुख है तो वास्तविक प्रमुख कौन है? तो वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास होती हैं। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है, देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आर्टिकल 53, एक मिनट बस मैं कैमरा चेक कर लूं। देखिए आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है कि ये जो राष्ट्रपति होंगे वो ये कार्यपालिका के प्रमुख माने जाएंगे, यानी कि जो भी कार्य किए जाएंगे देश में वो किसके नाम पे किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम पे किए जाएंगे। और इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति खुद कर सकते हैं या वो अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी के द्वारा भी करवा सकते हैं। तो आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होंगे वो कार्यपालिका के प्रमुख होंगे, लेकिन ये कार्यपालिका के प्रमुख हैं कौन से? नाम मात्र के प्रमुख है। वास्तविक शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। तो आर्टिकल 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के प्रमुख होंगी। जो भी कार्य किए जाएंगे कार्य किए जाएंगे वो किसके नाम पे किए जाएंगे? वो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाएंगे। राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? या तो खुद भी कर सकते हैं या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा भी करवा सकते हैं। तो आर्टिकल 53 में ये कहा गया है, इसे लिख लीजिए। तो आते हैं आर्टिकल 54 पे। देखिए अब आते हैं आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 यहाँ पे क्या कहा गया है? वेट, आर्टिकल 54 और इसमें क्या कहा गया है? इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बताया गया है। तो क्या बताया गया है? निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल के बारे में है बात की गई है। आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल के बारे में बात की गई है। अच्छा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं और किसको शामिल नहीं किया जाता है? यहाँ से एग्जाम में ना कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो ये आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल हैं और किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो देखिए कौन कौन शामिल है और कौन नहीं शामिल है, कौन नहीं शामिल है। देखिए कौन कौन शामिल है पहले सुन लीजिए, उसके बाद लिखते हैं। देखिए संसद के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अब संसद में क्या क्या? लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
राज्यों के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्न सदन का सदस्य है तो वो भी इसमें शामिल होते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, लेकिन ये जो दिल्ली और पुदुचेरी को इसमें शामिल किया गया है, ये मूल संविधान में नहीं था, इसे संशोधन करके क्या किया गया, शामिल किया गया है। तो चलिए लिख लेते हैं इसे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से लोग शामिल हैं। तो पहला देखिए, सॉरी, संसद, यहाँ लोकसभा और राज्यसभा, शॉर्ट में मैंने लिखा है। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और कौन, राज्य विधानसभा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है राज्य विधानसभा की निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। और कौन शामिल होता है, दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, निर्वाचित सदस्य। एक पॉइंट इसमें और है कि राज्य के मुख्यमंत्री, नीचे कट नहीं रहा है ना, एक मिनट चेक कर लेती हूँ, नहीं कट नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ नीचे मैं लिख लेती हूँ, अगर किसी राज्य का सीएम निम्न सदन का सदस्य है, किस सदन का, निम्न सदन का, निम्न सदन का सदस्य है। निम्न सदन मतलब राज्य विधानसभा के, अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री सदस्य हैं तब वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अगर विधान परिषद से चुने गए हैं तो क्या वो शामिल नहीं होंगे। अब देख लेते हैं कौन कौन शामिल नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं कौन कौन से शामिल, कौन कौन लोग शामिल नहीं होते हैं। तो मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है, मनोनीत सदस्य। उसके बाद मनोनीत सदस्य हो गए, राज्यपाल हो गए, और कौन हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, उप राष्ट्रपति। और कौन शामिल नहीं होता है, विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते, विधान परिषद, देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा है विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य नहीं शामिल होते हैं। और किसी राज्य का सीएम जो है, जो मुख्यमंत्री हैं, अगर वो उच्च सदन के सदस्य हैं, अगर उच्च सदन के सदस्य हैं तो वो नहीं शामिल होते हैं। कौन कौन से नहीं शामिल होते हैं, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, राज्यपाल शामिल नहीं होते हैं, उपराष्ट्रपति शामिल नहीं होते हैं, और कौन शामिल नहीं होता है, विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। अगर किसी राज्य का सीएम यानी कि मुख्यमंत्री उच्च सदन के सदस्य हैं तो वो भी इसमें शामिल नहीं होते हैं। इनको शामिल क्यों नहीं किया जाता है, देखिए मनोनीत सदस्यों को इसलिए शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि उनका मनोनयन कौन करता है, उनको कौन भेजता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही उनका चुनाव होता है। इसलिए कहीं पक्षपात ना हो जाए, इसके लिए मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। दूसरा, राज्यपाल को शामिल क्यों नहीं किया जाता है, राज्यपाल का चयन भी कौन करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं, इसलिए राज्यपाल को भी शामिल नहीं किया जाता है। और इसका दूसरा कारण ये है कि राज्यपाल को इसलिए शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि ये
सदस्य नहीं होते हैं, न राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं और ना ही संसद के सदस्य होते हैं। इसलिए और उपराष्ट्रपति भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, इसीलिए उपराष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। विधान परिषद के सदस्य क्यों नहीं शामिल होते हैं? क्योंकि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। अब तक कितने राज्यों में विधान परिषद है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और किस किस राज्य में है उन राज्यों का नाम भी लिख दीजिएगा, गूगल करके जरूर बताइएगा। तो सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इसलिए विधान परिषद को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है। सीएम अगर उच्च सदन के सदस्य हैं, यानी कि जब विधान परिषद इसमें शामिल ही नहीं हो रहा है, तो अगर मुख्यमंत्री विधान परिषद से चुने गए हैं तो उनको भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो शामिल कौन कौन से होते हैं? संसद के निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन ये जो दिल्ली और पुदुचेरी है ना, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे कब शामिल किया गया था? देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं 70वें संविधान 70वां संशोधन 1992 के द्वारा इसे शामिल किया गया कि दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य भी, निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। और अगर किसी राज्य के सीएम विधानसभा के सदस्य हैं तो वो शामिल होंगे। इसे आप लोग ऐसे ही लिख लीजिएगा। अब देखिए, अब देते हैं इसे हटा। अब हम किस पे आते हैं? आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 इसमें क्या है? निर्वाचन की विधि क्या है? निर्वाचन की विधि, कोटा यहाँ है, कोटा निर्धारित किया गया है। ठीक है, देखिए निर्वाचन की विधि क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणी, गुप्त मतदान और अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अच्छा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्यों रखा गया? प्रत्यक्ष निर्वाचन क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि हमारे संविधान में क्या व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति जो होंगे वो किसकी अनुमति पे काम करते हैं, किसकी सलाह पे काम करते हैं? मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करते हैं। तो मंत्रिपरिषद कहाँ से चुन के जाती है? मंत्रिपरिषद का चुनाव जनता करती है। जनता करती है ना, प्रत्यक्ष रूप से हम लोग इलेक्शन में भाग लेते हैं, वोट देने जाते हैं। अगर राष्ट्रपति का चुनाव भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया तो दोनों की शक्तियां एक बराबर होंगी। तो क्या राष्ट्रपति बाध्यकारी होंगे मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी टकराव को कम करने के लिए ये किया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव क्या कर दिया गया? इलेक्शन अप्रत्यक्ष रूप से कर दिया गया। और मंत्रिपरिषद का चुनाव किससे होता है? जनता के द्वारा किया जाता है। तो देखिए कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणी, एकल गुप्त मतदान और क्या? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, एकल संक्रमणी है, गुप्त मतदान और अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये माना जाता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होना चाहिए? वास्तविक रूप से चुना हुआ होना चाहिए, यानी कि वो सर्वाधिक लोगों की पसंद का होना चाहिए। और क्या? दूसरा, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य और केंद्र की भूमिका जो होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए, ताकि क्या हो? संघीय ढांचा मजबूत रह सके। इसलिए इसे लाया गया आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। एकल संक्रमणी,
और क्या किया गया है, यहाँ नियत कोटा का निर्धारित किया गया है। नियत कोटा का मतलब क्या है कि यहाँ एक फिक्स कर दिया गया है कि इतने अगर वोट किसी को मिल गए हैं तो उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाएगा। अभी मैं बताऊंगी कि कैसे उसकी काउंटिंग की जाती है। तो नियत कोटा की बात की गई है, एकल संक्रमणी पद्धति अपनाई गई है, और क्या, गुप्त मतदान किया जाता है और अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में जनता भाग नहीं लेती है। जनता जिन सदस्यों को चुनती है वो सदस्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है, अप्रत्यक्ष रूप से जनता की भागीदारी राष्ट्रपति के चुनाव में होती है। तो देखिए, ये लिख लीजिएगा कि किस विधि के तहत होता है। तो ये पूछता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणी, गुप्त मतदान और अप्रत्यक्ष रूप से। अब इसे हटाते हैं, अब हम बताते हैं नियत कोटा क्या होता है। देखिए, नियत कोटा क्या होता है, क्या फिक्स किया गया है। नियत कोटा एक चुनाव, यानी कि इलेक्शन में, चुनाव में पड़े कुल वैध मत अपान 2 और +1, ये नियत कोटा का निर्धारण किया गया है। नियत कोटा का फॉर्मूला यही है कि चुनाव में पड़े हुए कुल वैध मत अपान 2 + 1, ठीक है, ये है। और देखिए इसकी काउंटिंग कैसे की जाती है। मान लीजिए, देखिए 3 लोगों को राष्ट्रपति चुनाव उम्मीदवार के लिए चुना गया है, ठीक है, 3 लोग खड़े हुए हैं। अब इसमें जैसे हम लोग एक वोट देते हैं, लेकिन इसमें एक वोट बस किसी को नहीं दिया जाता है, इसमें ऐसे दिया जाता है। मान लीजिए ये X, Y और Z राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ये 3 लोग खड़े हुए हैं। अब मान लीजिए सदस्य हैं टोटल 100। कैसे इसकी गणना होगी कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। मान लीजिए वोट पड़े, इनको मिल गए 40 और इनको मिल गए 44, इनको मिल गए 16। इसमें कैसे रखा जाता है, इसमें ऐसे रखा जाता है, ये X, ये Y, ये Z, तो ऐसे इसमें होते हैं और अपनी पसंद के हिसाब से क्रम वाइज रखा जाता है। मतलब एक सदस्य अगर 2 लोगों को, मान लीजिए 3 लोगों को रखना है, एक सदस्य को वोट करना है। मान लीजिए कोई है, मान लीजिए मैं ही हूं, मुझे राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या करना है, वोट देना है राष्ट्रपति को। X, Y, Z 3 लोग हैं, तो अब मेरे पसंद की जो है, जो सबसे पहले वो X है, तो X को मैं सबसे ऊपर नंबर पे रखूंगी। उसके बाद मुझे Z सही लगते हैं तो X के बाद मैं Z को रखूंगी। उसके बाद मुझे Y सही लगते हैं तो Y को मैं 3rd नंबर पे रखूंगी। ऐसे ही किया जाता है, इसमें क्रम वाइज लोग रखते हैं। तो काउंटिंग भी ऐसे ही होती है। ऐसे कैसे होती है कि मान लीजिए काउंटिंग शुरू हुई और इतने वोट मिले, Y को 40 मिल गए, Z को 44 मिले और X को 16 मिले। तो अब प्रथम चरण की गणना तो हो गई, तो अब इनको हटा दिया जाएगा और इनके जो वोट हैं 16 वोट, इस वोट को इन दोनों लोग में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ 16 है तो 8 इनको दे दिया गया, तो ये कितना हो गए 48, और 8 इनको दे दिया गया तो ये कितना हो गए 62, 44 नहीं, 1 मिनट, 44, 52, ये हो गए 52, हाँ 52 हो। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए 3 ही लोग हैं, तो दूसरे चरण में ही क्या पता चल गया, दूसरे चरण में पता चल गया कि जेड जो है वो राष्ट्रपति बने हैं। और मान लीजिए ऐसे ही, मान लीजिए 4 लोग हों तो क्या किया जाएगा, फिर दूसरे चरण की जो जनगणना की जाएगी, अगर उसमें किसी को नियत कोटा नहीं मिला है, अगर प्रथम चरण में ही क्या हुआ, नियत कोटा किसी को मिल गया, तब तो वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। अगर नियत कोटा नहीं मिला है तो तब तक काउंटिंग की जाती है, जब तक किसी एक उम्मीदवार को नियत कोटा ना मिल जाए, तब तक ये गणना चलती रहती है। ठीक है, ऐसे होती है गणना। अब देखिए, ये नियत कोटा का हटा देती हूँ।
राज्यों और केंद्र की भागीदारी एक समान रहे, इसके लिए क्या किया गया है, एक विधायक के मत का मूल्य निकाला जाता है और संसद के सदस्य का मूल्य निकाला जाता है। इससे सारे संसद के सदस्य का मूल्य पता चल जाता है और सभी विधायक के मत का मूल्य पता चल जाता है। तो इससे क्या हो गया, राज्य और केंद्र की भूमिका राष्ट्रपति के चुनाव में बराबर की होती है, इसलिए ये किया गया है। तो ये फॉर्मूला जो है, एक विधायक के मत का मूल्य कितना है कैसे निकालते हैं और एक सांसद के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूरा फॉर्मूला दे देता है और पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला देख लीजिए। पहला, एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं, विधायक के मत का मूल्य, एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं, तो देखिए, एक विधायक के मत का मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले जिस भी राज्य के विधायक का मत मूल्य निकालते हैं उस राज्य की जनसंख्या को ऊपर रखते हैं। राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या को ऊपर हमने रखा और नीचे क्या रखते हैं, नीचे रखते हैं कि सभी राज्य के सभी निर्वाचित सदस्य कितने हैं, राज्य के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, सदस्यों की संख्या, और क्या रखते हैं, इनटू 1/1000। ये है एक विधायक के मत का सॉरी ये है एक विधायक के मत का मूल्य निकालने का फॉर्मूला। उस राज्य की जनसंख्या को ऊपर रखेंगे, फिर उस राज्य में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है उसको नीचे रखेंगे, इनटू 1/1000। ठीक है, एक सांसद के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं, लेकिन यहाँ एक और चीज समझ लीजिए। देखिए, एक राज्य के सभी विधायकों के मत का मूल्य जो होता है एक बराबर होता है। ठीक, एक राज्य के सभी विधायकों के मत का मूल्य एक बराबर होता है और अलग अलग राज्यों के विधायकों का मूल्य क्या होता है, अलग अलग होता है। ये ऐसा क्यों है कि अलग अलग राज्यों का विधायकों के मतों का मूल्य अलग होता है, ये इसलिए होता है क्यों, क्योंकि ये जनसंख्या पे निर्भर करता है। यूपी की जनसंख्या कुछ और है, बिहार की जनसंख्या कुछ और है, इसीलिए विधायक के मत का मूल्य भी क्या होगा, अलग अलग निकलेगा, संख्या बल के कारण। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है, तो यहाँ इसको भी लिख लीजिए। क्या है, एक राज्य के सभी विधायक के मूल्य, सभी विधायक के मत का मूल्य क्या होता है, एक बराबर होता है, एक बराबर होता है। और दूसरा है, ये नोट करके लिख लीजिए, और दूसरा है अलग अलग राज्यों के, अलग अलग राज्यों के विधायकों का मूल्य, विधायकों के मतों का मूल्य, मतों का मूल्य अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। एक राज्य के सभी विधायक के मत का मूल्य एक बराबर होता है, लेकिन अलग अलग राज्यों के सभी विधायकों का मूल्य क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसे आप लोग लिख लीजिए। आउट। चलिए अब देते हैं इसे हटा। देखिए, अब फॉर्मूला किसका देखते हैं, एक सांसद के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं, एक सांसद के मत का मूल्य, मत का मूल्य कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है
और बहुत लोग इससे जाते हैं भूल। तो देखिए, एक सांसद के मत का मूल्य कैसे निकलता है? एक सांसद के मत के मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले सभी राज्यों के विधानसभाओं के विधायकों के कुल मतों के मूल्य को ऊपर रखते हैं और नीचे क्या रखते हैं? संसद के सभी निर्वाचित सदस्य कितने हैं उसको नीचे रखते हैं। क्या? देखिए, सभी दिख रहा है ना, ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहे हैं। सभी राज्यों के विधानसभाओं के सभी विधायकों के मत का कुल मूल्य कितना है? और क्या? संसद के सभी निर्वाचित सदस्य कितने हैं? निर्वाचित सदस्य कितने हैं? क्या रखते हैं? सभी राज्यों की विधानसभाओं के सभी विधायकों के मतों का कुल मूल्य ऊपर रखते हैं और नीचे क्या रखते हैं? संसद के सभी निर्वाचित सदस्य कितने हैं उसको रखते हैं नीचे। और इसमें देखिए, और देखिए इसमें क्या है? सभी सांसदों के मतों का मूल्य जो होता है एक बराबर होता है, लेकिन राज्यसभा के सांसदों के मतों का मूल्य और लोकसभा के सांसदों के मतों का मूल्य क्या होता है? अलग अलग होता है। ये ऐसा क्यों है? यहाँ भी संख्या बल के कारण। लोकसभा में ज्यादा सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं लोकसभा में? फिलहाल में 545 हैं और राज्यसभा में कितने हैं? 245 के आसपास हैं। तो संख्या बल के कारण इनमें मतों का मूल्य क्या होता है? डिफरेंट होता है, लेकिन सभी सांसदों का मतों का मूल्य जो होता है वो एक ही बराबर होता है। तो इसको भी लिख लीजिए, क्या है? नोट करके लिख लीजिए, सभी सांसदों के मतों का मूल्य एक बराबर होता है, एक बराबर होता है। और क्या? लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का मूल्य क्या होता है? कुल मूल्य अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ये यहाँ कुल मूल्य है। कुल मूल्य जो होता है राज्यसभा और लोकसभा का अलग अलग होता है, क्योंकि संख्या बल के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन सभी सांसदों के मतों का मूल्य क्या है? एक बराबर है। तो इसे भी आप लोग लिख लीजिए। देखिए, अब आते हैं, इसे हटा देते हैं। आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में क्या पूछा गया है? कार्यकाल पूछा गया है। कार्यकाल, टर्म ऑफ ऑफिस, कार्यकाल पूछा गया है। ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष के लिए उनको चुना जाता है, राष्ट्रपति को। लेकिन वो आगे भी क्या रह सकते हैं? तो बिल्कुल, वो अपने पद पे तब तक बने रहते हैं जब तक उनके उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं हो जाता है। तब तक राष्ट्रपति अपने पद पे बने रहते हैं। लेकिन क्या
उनको 5 वर्ष के पहले भी हटाया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल भी हटाया जा सकता है। वो कौन कौन से कारण है जिसके आधार पे राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है? तो अगर न्यायपालिका क्या करे, उनके इलेक्शन को ही शून्य घोषित कर दे तो राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी हट जाएंगे। दूसरा, अगर वो अपना त्याग पत्र खुद ही दे दे कि अब हमें राष्ट्रपति नहीं रहना है, तब भी वो 5 वर्ष से पहले हट सकते हैं। और तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि अगर संसद क्या करे, प्रस्ताव पारित करके महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटा दे, तब भी क्या होगा, राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले क्या होंगे, हट जाएंगे। 1 मिनट में पानी पी लो थोड़ा। तो देखिए, कब तक अपने पद पे रहते हैं, सबसे पहले ये देख लीजिए। तो निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष, निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष तक ये अपने पद पे बने रहते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा समय तब रहते हैं जब तक उनके उत्तराधिकारी का चुनाव ना हो जाए। किस किस आधार पे हटा सकते हैं, ये देख लीजिए। ये भी पूछा जाता है, किस आधार पे हटाया जा सकता है 5 वर्ष से पहले। किस आधार पे हटा सकते हैं? क्या 5 वर्ष से पहले अगर हटाना हो तो वो कौन कौन से आधार हैं? तो देखिए, पहला क्या है, न्यायपालिका। न्यायपालिका अगर राष्ट्रपति के चुनाव को, राष्ट्रपति की चुनाव यानी कि इलेक्शन को क्या करे, शून्य घोषित कर दे, शून्य घोषित कर दे, तब क्या होगा, राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले ही अपने पद से हट जाएंगे। दूसरा क्या है, अगर संसद महाभियोग द्वारा हटा दे। अब इस आधार पे कैसे कैसे हटाते हैं, ये जब हम आर्टिकल 61 पढ़ेंगे, यानी कि आर्टिकल 61 पढ़ेंगे महाभियोग की प्रक्रिया, तो वहां मैं पूरा डिटेल में इसे बता दूंगी। यहाँ पहले देख लीजिए किस किस आधार पे हटा दिया जाता है। और अपना त्याग पत्र खुद ही दे दें, अपना त्याग पत्र खुद दे दें। अच्छा, ये बता सकते हैं आप लोग कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगर न्यायपालिका उनको शून्य, उनके चुनाव को शून्य घोषित कर दे, अगर संसद उनको महाभियोग के द्वारा क्या कर दे, हटा दे, और अगर वो खुद ही अपना त्याग पत्र दे दे, तब भी वो 5 वर्ष से पहले हट जाएंगे। लेकिन देखिए, यहाँ आर्टिकल 56 में एक बार और कही गई है ये महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में, यानी कि हमारे संविधान में महाभियोग का जिक्र कितनी बार किया गया है? तो 2 बार किया गया है। कहाँ कहाँ पे? तो आर्टिकल 56 में भी किया गया है और आर्टिकल 61 में भी किया गया है। महाभियोग शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है, 2 आर्टिकल में, आर्टिकल 56 में और आर्टिकल 61 में। तो इसमें कैसी प्रक्रिया चलती है ये हम आर्टिकल 61 में समझेंगे पूरा डिटेल में। इसे आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद मैं हटा देती हूँ। ये हम लास्ट आर्टिकल पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना होने पाए, ठीक है। इसके आगे का आर्टिकल हम लोग कल पढ़ लिया जाएगा। तो देखिए, अब हम इसे हटा देते हैं।
क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है तो आप ही लोग बोर हो जाते हैं, है ना। पढ़ाई से ही बोर हो जाते हैं, बताइए कोई पढ़ाई से बोर होता है? देखिए आर्टिकल 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अपने वहां के राष्ट्रपति कितने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, एक व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। क्या आप भी राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो बिल्कुल आप भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। बस क्या करना होगा, 100 सांसद को अपनी तरफ करना होगा, क्योंकि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत होती है। तो उसके लिए क्या लगेगा, पैसा, पैसे लाने पड़ेंगे। और 1-200 नहीं भाई, हजारों करोड़ों में पैसे लेते हैं वो लोग। तो छोड़िए, वो तो मजाक की बात है। लेकिन देखिए पुनर्निर्वाचन में क्या है, पुनर्निर्वाचन में ये है कि अपने महाराष्ट्रपति कितनी भी बार, एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि राष्ट्रपति के न्यूनतम आयु के बारे में तो बताया गया है, लेकिन अधिकतम आयु के बारे में नहीं बताया गया है। और अमेरिका में कितनी बार बन सकते हैं, एक इंसान केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। ट्रम्प इतना तहलका मचाया है ना, इस बार सबको, मतलब पूरी दुनिया को इससे शांति मिल जाएगी, ट्रम्प से भाई, क्योंकि ये उनका दूसरा कार्यकाल है। और अमेरिका में ये है कि एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो फाइनली पूरी दुनिया को कैसे आजादी मिल जाएगी, ट्रम्प से आजादी मिल जाएगी। लेकिन अपने वहां कितनी बार बन सकते हैं, कितनी, एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पुनर्निर्वाचन, एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, बन सकते हैं। क्यों, क्योंकि न्यूनतम आयु के बारे में तो बताया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण तो किया गया है, किया गया है। और वो कितना है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आप लोग? चलिए मैं बता देती हूँ, 30 वर्ष है। लेकिन अधिकतम आयु नहीं बताया गया है, लेकिन अधिकतम आयु नहीं बताया गया। अधिकतम आयु नहीं बताया गया है। और अमेरिका में क्या है, अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, और भारत में एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और बाकी के आर्टिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, डोंट वरी, सारे में पढ़ाऊंगी, लेकिन क्लास ज्यादा लंबी ना होने पाए इसलिए। अभी हम लोग फटाफट पूरा रिवीजन कर लेते हैं, हमने अभी तक जितना पढ़ा है। आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 में क्या है, ये बोला गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, और ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, और क्या है, नाम मात्र के प्रमुख हैं, और भारत के प्रथम नागरिक माने जाते हैं। कौन, राष्ट्रपति। आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 में क्या है, आर्टिकल 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होंगे, जितने भी कार्य किए जाएंगे वो किसके नाम पे किए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम पे किए जाएंगे। और राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग खुद कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करवा सकते हैं। आर्टिकल 54 निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है, कौन भाग ले सकता है और कौन भाग नहीं ले सकता है। आर्टिकल 55 निर्वाचन की विधि क्या होगी उसके बारे में बताया गया है।
आर्टिकल 56 में बताया गया है कि कार्यकाल उनका क्या होगा। और आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन की बात की गई है। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका भी आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। और 1 मिनट, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।